हेलो फ्रेंड्स आज का लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है और जिस एक्ट की हम बात करेंगे वो है 1919 का भारत शासन अधिनियम और यूनिट ये 03 और लेक्चर है 06 यानी कि छठा लेक्चर है, तीसरी यूनिट है और यूनिट जो है उसका नाम आपको पता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो है 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसके मुख्य प्रावधान क्या है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्या है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप मेरे साथ इन्हें लिखेंगे और देखेंगे। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे, इसे पहला पॉइंट लिखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है, इससे प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो आप समय को न गंवाते हुए मेरे साथ फटाफट इसे लिखते चलेंगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप लिखेंगे। आपको कई सारी बुक्स पढ़ने के बाद भी ये कंटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने ये कंटेंट अप्रॉक्सीमेट 10 बुक्स को पढ़ने के बाद प्लस बहुत सारे कोचिंग के नोट्सों को अध्ययन करने के बाद और अपने अनुभव के साथ में ये सारे नोट्स तैयार किए जिनसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इससे बाहर प्रश्न आने वाला है नहीं, चाहे आप कितने ही बड़े मठाधीश से पढ़ लेना, चाहे 10 लाख रुपए के कोचिंग लेकर के पढ़ लेना, लेकिन इससे ज़्यादा इस एक्ट के प्रावधान आपको कोई नहीं बताने वाला। तो इसी के साथ आप लिखेंगे, समय को न गंवाते हुए। पहला पॉइंट लिखेंगे, 20 अगस्त 1917 को 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि इसका उद्देश्य क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार स्थापित करना है। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि इसका उद्देश्य क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार स्थापित करना है। प्रीवियस लेक्चर में 2 लेक्चर आप देखेंगे तो वहां से किस तरीका के ये जो लाइन है आप इसे प्रूव कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हाँ वो किस तरीका से प्रांतीय विधान परिषद जो है उनमें किस तरीका से जो प्राइवेट मेंबर्स हैं उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं, उनको बजट पर पूरक प्रश्न पूछने की आज़ादी है, और जो केंद्रीय जो परिषद है वहाँ पर जो सरकारी सदस्य हैं उनका अभी बहुमत है, ये आपने देखा। और ये जो उन्होंने बोला है ये कहीं ना कहीं क्रॉस चेक होता हुआ आपको दिख रहा है। कारण क्या है, 1917 में कुछ और भी हुआ है, आप मुझे लिख करके बताना। 1917 में विश्व इतिहास अगर आपको नॉलेज होगी तो आप बताएंगे कि 1917 में अन्यत्र क्या हो रहा था, ऐसा कि जो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 1917 में अन्यत्र भी कुछ हो रहा था, किसी अन्य देश में कुछ और हो रहा था जो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। आपको अगर नॉलेज है तो आप लिखना, ठीक है। लिखेंगे सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इसके लिए अधिनियम लाया गया, इसके लिए ये अधिनियम लाया गया, किसके लिए, जो मैंने अभी आपको बताया, और इसे 1921 में लागू किया गया। इसे 1921 में पूछ सकते हैं आपको, जो 1919 का एक्ट है इसे लागू कब किया गया, तो 1921 में लागू किया गया। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, इसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। चौथा पॉइंट आप लिखेंगे, चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, केंद्रीय व प्रांतीय विषय सूचियों की पहचान की गई। पहचान याद रखना, बनाई नहीं है, पहचान। जो अभी आप संविधान के अंदर देखते हैं, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, हाँ, केंद्रीय और प्रांतीय विषय सूचियों की पहचान की गई। पांचवा पॉइंट लिखेंगे, केंद्रीय सरकार का ढांचा केंद्रीय व एकात्मक था, केंद्रीय और एकात्मक था। सातवां पॉइंट लिखेंगे, छठवां पॉइंट है शायद, हाँ छठवां पॉइंट लिखेंगे, प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभक्त किया गया। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभक्त किया गया। हस्तांतरित विषय, कौन से 2 भाग थे, लिखेंगे, प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। पहला है हस्तांतरित विषय, और ये कौन से विषय थे, हस्तांतरित विषय, इन पर गवर्नर का शासन और उन मंत्रियों की सहायता लेता है जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। यानी कि जो हस्तांतरित विषय है, ठीक है, वो कौन से हैं, इन पर गवर्नर का शासन प्लस उन मंत्रियों की सहायता लेता जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, ठीक है। दूसरा है आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय समझ गए आप, इन पर गवर्नर का शासन
और उन मंत्रियों की सहायता लेता था जब निर्णय लेता था, तो जो विधान परिषद के प्रति जो है उत्तरदायी पहले से ही थे। और आरक्षित विषय कौन से थे? गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता है, कार्यपालिका की परिषद की सहायता से शासन करता है। जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, उनके द्वारा इस पे क्या लेता है? निर्णय लेता है। इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन कहा गया। इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन कहा गया। द्वैध शासन कहा गया। लेकिन यह व्यवस्था असफल रही। लेकिन यह व्यवस्था असफल रही, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि पॉलिटी आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे होंगे, जैसा कि मैंने बताया आपको उसके हिसाब से, और एनसीईआरटी इसके साथ आप पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ये जो मैं आपको करा रहा हूं बड़ा संक्षिप्त है, और ये जो प्रावधान मैं आपको करा रहा हूं इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। ये अगर ये एश्योरेंस आप मानते हैं, ये आपको कैसे मानेंगे आप? क्योंकि अगर आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो वहां पर आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर से तो वेरीफाई कर भी सकते हैं आप चाहते हैं, तो इससे बाहर प्रश्न नहीं आया है और नहीं आ सकेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारा 6 पॉइंट है। लिखेंगे इस अधिनियम ने द्विसदनीय व्यवस्था प्लस प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ की। द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदन कौन सा? जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर आप संसद की बात करते हैं तो वहाँ लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। अगर आप राज्यों की बात करते हैं तो वहाँ विधान परिषद और विधानसभा होते हैं। विधान परिषद उच्च सदन और विधानसभा निम्न सदन। इसी तरीका से लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन होता है। मैं पढ़ाऊंगा पॉलिटी में ये सब। ठीक है, हाँ। भारतीय, अब लिखेंगे यहीं पे देखेंगे आप, द्विसदनीय व्यवस्था प्लस प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ की। 9वां या 8वां पॉइंट लिखेंगे, 8वां पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा जो आज की अपनी है का गठन किया गया। द्विसदनीय व्यवस्था, राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया, प्लस दोनों के सदस्यों को बहुसंख्यक सदस्यों यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना गया। 9वां पॉइंट लिखेंगे आप, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के 6 सदस्यों में से, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर, किसको? छोड़कर 3 सदस्यों को भारतीय होना अनिवार्य था, यानी कि भारतीय कमांडर इन चीफ नहीं हो सकता। समझ गए आप? 10वां लिखेंगे आप, इस एक्ट ने भी सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों और आंग्ल भारतीय यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तार किया। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर यानी कि 1909 का जो एक्ट है उसमें मैंने आपको बताया था कि वहाँ मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन जो प्रणाली है उसका प्रारंभ किया गया था। और इसमें 1919 में यानी कि मात्र 10 साल के बाद जो एक्ट लाया गया है, इसके अंदर उन्होंने भारतीयों में और फूट डालो शासन करो वाला आपको पता है, तो उन्होंने क्या किया, सिख, भारतीय, ईसाई और आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए पृथक। हाँ अच्छा, ये जो सिख तो आप देखते हैं जो हमारे भाई हैं, भारतीय ईसाई यानी कि भारतीय ईसाई जो भारत में रहते हैं और ईसाई हैं, और आंग्ल भारतीय मतलब है जिसका माता या पिता उनमें से एक अंग्रेज हो, वो आंग्ल भारतीय, और यूरोपीय तो यूरोपीय हैं के लिए पृथक निर्वाचन सिद्धांत का विस्तार किया। आगे देखेंगे 11वां, इसके द्वारा संपत्ति कर और शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। यानी कि कुछ शर्तें रखी गई कि भाई इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए तो वोट डाल सकता है, या उसके पास इतनी संपत्ति होनी चाहिए तो वोट डाल सकता है, या वो कितना कर देता है सरकार को उसके आधार पर वोट डाल सकता है। इस तरीका से वोट डालने का जो है एक उन्होंने क्राइटेरिया तय किया। ठीक है, तो सीमित संख्या के आधार पर यहां पर निर्वाचन हुआ। नेक्स्ट लिखेंगे 12वां पॉइंट, लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय को
लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय को सृजन किया गया, यानी कि उच्चायुक्त कार्यालय बनाया गया कहाँ, लंदन के अंदर। प्लस भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कार्यों को, भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कार्य को, उनमें से कुछ कार्यों को उच्चायुक्त के पास हस्तांतरित किया गया, यानी कि पावर को थोड़ा सा बांट दिया गया ताकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात ना आए, क्योंकि पावर करप्ट एब्सोल्युटली, आपने सुना होगा, पावर भ्रष्ट करती है और संपूर्ण पावर पूरी तरीके से भ्रष्ट करती है, समझ गए आप। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि एक पावर एक व्यक्ति के अंदर कंसंट्रेशन ना हो, और इसी तरीका से आप देखते होंगे कि जो पोर्टफोलियो सिस्टम है उसे भी हम इसी आधार पर देखते हैं कि उसका जो है विभाजन होता रहे, है ना। हाँ, आपने देखा होगा कि जो मंत्रालय है उनको बार बार वो क्या करते हैं, मंत्रालय बदले जाते हैं, लोग बदले जाते हैं। कारण क्या है उसके पीछे, कहीं वो व्यक्ति क्या ना कर ले, पावर कंसंट्रेशन ना कर ले, जमकर ही ना बैठ जाए, ठीक है। बहुत सारे और भी कारण हैं, लेकिन मैंने जो आपको बताया ये मुख्य कारण है। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, 12वां 13वां पॉइंट लिखेंगे आप। एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, ठीक है। और 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1926 में सिविल लोक सेवक की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 14वां लिखेंगे आप। केंद्रीय बजट राज्यों के बजट से अलग किया गया, केंद्रीय बजट राज्य के बजट से अलग किया गया। प्लस राज्य विधानसभाओं को अपना बजट बनाने के लिए अधिकृत किया गया, राज्यों को अपना बजट बनाने के लिए अधिकृत किया गया, अधिकृत किया गया। नेक्स्ट लिखेंगे 15वां। एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, एक वैधानिक आयोग, एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था, जिसका कार्य जांच के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का, ठीक है। हाँ, वह आयोग साइमन आयोग नवंबर 1927 में निर्धारित से 2 वर्ष पूर्व गठित हुआ, यानी कि जो साइमन कमीशन आया था, ठीक है। हाँ, वो जो है अपनी होना तो कब चाहिए था, 1919 से 10 साल बाद, यानी कि 1929 में, लेकिन हो गया कब, 1927 में, अपने से 2 वर्ष पूर्व। तो आपसे इससे जो है प्रश्न बनाए जा सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको नोट कराए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप सारे पॉइंट नोट्स किए होंगे आपने अपने नोट में, जैसा मैंने आपको बताया है आप उस तरीक़ा से चल रहे होंगे। मेरी ऐसी आपसे मैं आपसे ऐसा उम्मीद करता हूं। अगर आप ऐसा चल रहे हैं तो मैं निश्चित आपको आश्वस्त किए देता हूं कि आपका सिलेक्शन होकर ही रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। आपको जल्दी करना है, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपकी शिक्षा अच्छे से नहीं हुई है, आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं और पढ़ने में अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी से आपकी पढ़ाई हुई नहीं है, अगर आप मेरी तरीक़ा से चलते हैं तो आप निश्चित ही सिविल सेवा को क्रॉस करेंगे, आप सिविल सेवक बनेंगे, ये मैंने आपको आश्वस्त किए देता हूँ। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।